दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए YouTube चैनल पर। आज के दिन में तो बहुत सारा YouTube चैनल है, लेकिन मेरी जो दृष्टि है, मैंने इस नए YouTube चैनल को क्यों बनाया है, उसके पीछे का सिंपल सा जो कि कारण यह है कि अब इस स्थिति में जबकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकसित भारत का सपना देखा है और उस विकसित भारत के सपने में उन्होंने आह्वान किया है कि हर भारतवासी अपनी कुछ न कुछ भूमिका इसमें अदा करे। तो ये सबसे बड़ी जो है चूंकि ये मैं समझता हूं कि हर भारतीयों को जरूर इसमें कुछ न कुछ अपनी सहभागिता देनी चाहिए। हमारा एक एक कदम उस विकसित भारत की ओर उठाया गया एक एक कदम सचमुच में हमारे भारत को विकसित बना करके ही रहेगा। और इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं अपने संकल्प को यह दोहराना चाह रहा हूं कि जीवन के इस मोड़ पर, जबकि मेरी सिर्फ 2 बच्चियां थी, दोनों बच्चियों की शादी हो चुकी है, मैंने 34 वर्ष तक 3 राज्यों का जो है की जिम्मेवारी एक उच्च कोटि की कंपनी में, फार्मास्यूटिकल की कंपनी में संभाली है। 2000 ईस्वी से 2002 तक मैंने पटना हाईकोर्ट में भी वकालत की है। सारी जिम्मेवारियों को पूरा करने के बाद अब मैं ये समझता हूं कि आगे जो है, जो मेरा जो जीवन रहेगा, जीवन की दिशा और दशा रहेगा, उसमें सिर्फ 3 उद्देश्य मेरे जीवन के होंगे। एक, बच्चियों की शिक्षा, बच्चियों का स्वास्थ्य और नारी का सशक्तिकरण, नारियों को स्वरोजगार के माध्यम से या रोजगार के माध्यम से उनका सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट, यही 3 उद्देश्य है मेरे जीवन का। मैं फिर से अपने इस संकल्प को दोहरा देना चाहता हूं। बच्चियों की शिक्षा, बच्चियों का स्वास्थ्य और विमेन एम्पावरमेंट, यही 3 उद्देश्य मेरे जीवन के हैं, जिसके लिए मैं निरंतर जो है सो कार्य करता रहूंगा और यही उद्देश्य है मेरे इस नए चैनल का। तो अब आपको मैंने अपना उद्देश्य बता दिया और मेरी हर गतिविधि आदरणीय मोदी जी के साथ जो है, जो विकसित भारत 2047 तक के विकसित भारत का जो सपना है, हर भारतवासियों का सपना है, उस सपने के साथ मैं अपने आप को जोड़ता हूं और आज से मैं अपनी गतिविधि को प्रारंभ करता हूं। दूसरी सबसे बड़ी घटना आज के दिन में जो हुई है, मोदी जी ने जो रूरल इंडिया के विकास के लिए, भारत में गांवों का विकास कैसे हो, भारत में गांवों के विकास के माध्यम से सशक्त भारत का निर्माण कैसे हो सकता है, विकसित भारत का निर्माण कैसे हो सकता है, इस पर एक कार्यक्रम किया और अपनी विस्तृत दृष्टि डाली है उस पर। आज तक सरकार ने क्या किया 2014 से लेकर के अभी तक, और आगे क्या करने की सोच रही है, यह मूलभूत इस तत्व को हो सकता है कि जो है तो बहुत सारे चैनल्स ने, बहुत सारे विश्लेषक ने इस पर बहुत ज्यादा ध्यान न दिया हो, लेकिन यह मूल इकाई है। आप जानते हैं कि 80% आबादी जो है भारत की, वो गांव में बसती है और कहा भी जाता है कि गांव ही भारत की आत्मा है। तो अगर भारत के गांवों को मूल इकाई मान करके अगर इसके विकास की परिकल्पना की जाए, इसके विकास की परियोजना तैयार की जाए, तो निश्चित तौर पर जो चूंकि भारत सशक्त होगा और इसे विकसित भारत बनने में, इससे विश्व में भारत को नंबर 1 बनने में कोई नहीं रोक सकता है। 140 करोड़ की आबादी है हमारे यहाँ। आप समझ सकते हैं कि भारत में अगर बाजार के भी दृष्टिकोण से देखिए तो विश्व का कौन सा हिस्सा इतना बड़ा बाजार के रूप में उपलब्ध है। मैन्युफैक्चरर यूनिट के रूप में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के रूप में देखिए, विश्व का कौन सा क्षेत्र इतना बड़ा जो है ये है। हमारे पास जमीन की उपलब्धता है, हमारा युवा भारत है, युवा बच्चों की संख्या जो तो आज के दिन में विश्व में शायद सबसे ज्यादा हो। तो हर तरीके से हम परिपूर्ण है, केवल एक उचित दृष्टि की जरूरत है। और यहां पर जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मूल तत्व पर,
मूल तत्व पर अपना फोकस किया है कि गांवों के विकास से ही विकसित भारत का सपना पूरा हो सकता है। यह वास्तविकता है और इस प्रैक्टिकल अप्रोच को उन्होंने एडॉप्ट किया है। आप थोड़ा सा जो इसके बारे में सोच करके देखिए, सहकारिता का बहुत बड़ा जो है सो प्रभाव हो सकता है गांवों के विकास में। नारी का विकास जो है सो उस सहकारिता के माध्यम से संगठित करके हो सकता है। मैं केवल दो बातें इस पर जोड़ना चाहता हूं, केवल दो चीज जो हमारे भारत को विकसित बना सकता है। एक, उत्कृष्ट कोटि की शिक्षा बच्चों को, और दूसरा, उनके माता पिता को स्थानीय स्तर पर रोजगार की उपलब्धता। अगर ये दो चीजें जो कर दी जाए तो हम अगले कई जनरेशन को बदल देने की क्षमता रखते हैं। आज क्या है, आज बहुत सारी समस्याओं के मूल में अगर आप जाइएगा तो आप पाइएगा कि शिक्षा का अभाव जो है उस समस्या का मूल कारण है। लेकिन जितने भी बच्चे, आज मान लीजिए कि 5 लाख 6 लाख जो भी गांव हमारे देश में उपलब्ध है, अगर उसको एक इकाई मान करके देखें, किसी भी गांव में कितने बच्चे हैं और उन बच्चों की समुचित से ही काम नहीं चलेगा। उन बच्चों की उत्कृष्ट शिक्षा का अगर जो हम प्रबंध कर देते हैं तो वो बच्चे शिक्षित होंगे। अब उनको ये समझाने की जरूरत नहीं है बाबू कि तुमको संसाधन का उपयोग कैसे करना है। आपने शौचालय बना दिया और वो अशिक्षित है, उसको गंदा करके छोड़ देगा, उसके साफ सफाई पर ध्यान नहीं देगा। आप सड़क बना दीजिएगा, सड़क के किनारे बैठ करके जो है वो मल मूत्र विसर्जन करने लगेगा, गंदगी फैल जाएगी। लेकिन अगर वही समाज, वही बच्चे अगर शिक्षित होंगे तो वह अगला जनरेशन आपका जो है सो दुरुस्त हो गया। उनके माता पिता को अगर स्वरोजगार वहां पर उपलब्ध करा दिए तो उनके माता पिता इस चिंता में ही क्यों वो अपने बाल श्रम को देख लीजिए या बच्चों का जो है सो जो नौकरी चाकरी में वो लगा देते हैं। क्यों? इसलिए कि पहले उनको जो सो भूख की समस्या, पेट की समस्या है, उसको जो सो उनको व्यवस्थित करना है। लेकिन बच्चों की अगर उत्कृष्ट शिक्षा हो जाएगी और उनके माता पिता को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल जाएगा तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, उनको अपने बच्चों को पढ़ाने में कोई गुरेज नहीं होगा। उनकी आर्थिक आमदनी भी बढ़ेगी और जब आर्थिक आमदनी बढ़ेगी तब तो हर सुख सुविधा का उपयोग करेंगे, उनका परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, लोग गरीबी रेखा से ऊपर आएंगे। अब ये कैसे होगा? तो इसके लिए यह एकमात्र जो है तो व्यवस्था करना होगा कि जितनी भी कंपनियां, रजिस्टर्ड कंपनियां हैं जो अपने सीएसआर फंड का यूज करती हैं या जिन कंपनियों को सीएसआर फंड का उपयोग करना चाहिए, वैसे कंपनियों की सूची बना करके उनको 1-1, 2-2, 5-5, 10-10 गांव की जिम्मेवारी देनी होगी, जिनको जितना भी सीएसआर फंड की उपलब्धता हो उसके अनुसार से। तो आपको क्या लगता है कि क्या हमारे यहाँ ऐसे 50,000 कंपनी नहीं है जिनके पास सीएसआर फंड की उपलब्धता है? अगर 50,000 कंपनी सीएसआर फंड की उपलब्धता है उनके पास, 10-10 गांवों की भी जिम्मेवारी अगर उनको दे दिया जाए, हो गया 5 लाख गांव। इत्मीनान से शिक्षा की व्यवस्था हो जाएगी। अब आते हैं स्थानीय रोजगार के। स्थानीय रोजगार के लिए भी आदरणीय मोदी जी ने बहुत बढ़िया जैसे कि उपाय कर रखा है। भविष्य में उत्पादकता को बढ़ाने वाले जो है का विचार है, हर घर सूर्य घर। अब आप समझिए, हर घर सूर्य घर होने से क्या होगा कि हमारी बिजली की खपत जो है उसके लिए जो हम पैसा देते हैं, एक तो मेरा बिजली बिल का जो कि खर्च बचेगा, दूसरा उस बिजली बिल को जब मैंने उस सूर्य घर का जो कंसेप्ट है उसको जब हम ऑन ग्रिड पद्धति पर लेकर के जाएंगे तो हमारे बिजली उत्पादन से हमारे उन ग्रामीणों को आर्थिक आमदनी की भी प्राप्ति होगी। तो आप यह सुनिश्चित कीजिए कि गांव का जितना भी घर है हम हर घर पर सोलर प्लेट लगावेंगे। भले ही सरकार को अपने फंड से हो, सीएसआर फंड से हो, जिस भी तरीके से हो, हर घर पर सोलर प्लेट लगा देना है। जब सोलर प्लेट लगा देगा, ऑन ग्रिड सिस्टम से उसको जो जोड़ देगा,
उस बिजली का खपत भी वो अपने घर में करेगा, और उस बिजली से जो आमदनी होगी, आप अगर सरकारी अनुदान पर जो चूंकि चल रहे हैं या सरकारी खर्चे पर उसको सोलर प्लेट को उपलब्ध करा रहे हैं, तो आप एक पोर्शन जो है उसके आमदनी का आप इस तरीके से उसको जो तो अपने ये में भुगतान करा लीजिए, जिससे कि आपका सोलर प्लेट का जो है वो खर्च भी आपको बियर नहीं करना पड़े। एक समय अंतराल के बाद जो है उस सोलर प्लेट पर आपकी जो यानी सरकार की जो लागत है वो भी निकल जाए, और ये एक परमानेंट 20 साल 25 साल का जो है उस परिवार के लिए आर्थिक आमदनी का स्रोत भी हो जाएगा। अभी वो जो कर रहा है सो करेगा, तो आसानी से उस परिवार को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल गया। और इस तरीके से जब आपने हर घर को ऊर्जा घर बना दिया, सूर्य घर बना दिया, तो कितनी बड़ी बिजली का उत्पादन वाला देश ये हो जाएगा वो आप समझ लीजिए। जब इतने उच्च स्तर पर जो बिजली का उत्पादन होना शुरू हो जाएगा, तो आपका पेट्रोल और डीजल पर जो निर्भरता है वो निर्भरता आपकी समाप्त हो जाएगी। जब पेट्रोल और डीजल पर जो निर्भरता समाप्त हो जाएगी, तो जो आप बेचैन रहते हैं कि विश्व के बाजार में पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ गई है, उसके अनुसार से फिर आपको अपने यहाँ पेट्रोल और डीजल का दाम तय करना पड़ता है। ये सारी समस्याओं का हल निकल गया। पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता खत्म, हर घर में बिजली का उत्पादन, हर घर अपना एक जो है सोलर पावर यूनिट बन करके खड़ा हो जाएगा। तो कितनी बड़ी उत्पादकता जो है की हो जाएगी, आपका परचेजिंग कैपेसिटी कितना होगा, आप अपने बच्चों को जो कि गांव के स्तर पर पढ़ा रहे हैं, गांव से पलायन को आपने रोक दिया, तो आज मेरे विचार से चिंता नहीं चिंतन की आवश्यकता है। दूसरी चीज, पढ़ाई लिखाई में कोई जाति पाति नहीं, कोई आरक्षण नहीं। आप उस गांव के अगर पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप जो है निश्चित तौर पर जो उससे आगे बढ़ेगा, पढ़ लिख करके वो आगे बढ़ेगा, तो वो उसकी उत्पादकता जो है तो राष्ट्र हित में ही उपयोग में आएगी। इन दो चीजों को अगर कर लिया जाए, तो मेरे विचार से राष्ट्र की प्रगति में यह एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। आज का जो कार्यक्रम आदरणीय मोदी जी ने जो किया, वो हृदय स्पर्शी जो है चूंकि कार्यक्रम था, हृदय स्पर्शी कार्यक्रम था। अंतःकरण से जो है तो मैं इसका स्वागत करता हूं, और जितने भी नौकरशाह हैं, जितने भी सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, गांव को ही मूल इकाई मान करके अपनी कार्य योजना तैयार करें, ताकि भारत निश्चित तौर पर 2047 तक एक विकसित देश का निर्माण कर विकसित राष्ट्र बने, और पूरे विश्व में भारत का जो है सो परचम फहराए। जय हिंद।